अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो किस में होती है, फीमेल प्राइमेट्स में होती है। ठीक है, ये जो फीमेल प्राइमेट्स क्या होते हैं, जैसे कि फीमेल मंकीज हो गए, फीमेल एप्स हो गए एंड फीमेल ह्यूमन ह्यूमन बींग्स हो गए, राइट। इनमें क्या होती है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है और उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, यानी कि एक जब फीमेल मैच्योर होती है, वो एक प्यूबर्टी में आती है, एक फीमेल जो प्राइमेट्स जब प्यूबर्टी में आते हैं, तो उनमें जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मिनार्की, राइट। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है, दैट इज एट प्यूबर्टी। तो जो मेंस्ट्रुएशन पहला वाला होगा और पहली बार होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलेंगे। और ये किस टाइम पे होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन ऑल फीमेल प्राइमेट्स। क्लियर? हाँ जी। In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days। यानी कि अगर हम प्राइमेट्स में किसकी बात करें, ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, राइट। तो ह्यूमन फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कब रिपीट होती है, आफ्टर 28 टू 29 डेज, राइट। थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि दो चार दिन प्लस माइनस हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट। तो ये कब होती है, आफ्टर ये रिपीट कब होती है, आफ्टर 28 टू 29 डेज। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ है वो सपोज करिए वन किसी भी मंथ की 1 डेट को हुआ, राइट। एंड जो नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होगा वो अगले मंथ, जो नेक्स्ट मंथ होगा या फिर इस मंथ के एंड में 28 या 29 डेट को होगा। क्लियर? तो ये जो पूरा इंटरवल होगा इसको हम क्या बोलेंगे कि एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन का जो ये पूरा पीरियड होगा इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो इसमें क्या लिखा है, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? आगे लिखा है वन ओवम इज रिलीज्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन बताया था कि ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ovulation, right? So the one ovum is released during the middle of एक second, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एक ओवम रिलीज होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में। यानी कि अगर यहाँ से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है तो ये जो टाइम पीरियड है 14 और 15th डे, यहाँ पर क्या होगा, एग रिलीज होगा, यहाँ पर क्या होगा, एग रिलीज होगा। ठीक है, ये साइकिल है पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इतने दिन की, 29 डेज की या एक आध दिन प्लस माइनस। ठीक है, और उसके जो मिडल डे हो गए यानी कि 14 या 15th डे पे क्या होगा, एक एग रिलीज होगा। क्लियर? आगे लिखे द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। ये वाली फिगर में ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको दिखाई गई है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। हाँ जी, ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको दिखाया गया है कि फेजेस दिखाए गए हैं कि ये तो यूट्राइन फेज है जो यूट्रस में हो रहा है, ये ओवेरियन हॉर्मोन्स दिखा रखे हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, यहाँ पर ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों क्या है, हार्मोन्स है, ओवेरियन हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये ओवरीज से रिलेटेड इवेंट्स हो गए, यानी ओवरी में हो गए, ये जो हो गए ये यूट्रस में हो गए, यानी कि ये इवेंट्स हो गए यूट्रस में और ये इवेंट्स हो गए किसमें, ओवरी में। और ये क्या, हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके भी जो हार्मोन्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल में। ठीक है, तो ये फेजेस दिखा रखे हैं, यूट्रस का फेज दिखा रखा है, ओवरी का फेज और ये पिट्यूटरी हार्मोन। अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने बताया था कि 28 से 29 डेज की होती है, एक आध दिन ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखते हैं जो ये देखो, ये मेंसेस है, मेंसेस यानी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यहाँ पर ये ब्लड देख रहे हैं ना, ब्लड लाइन, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो लगभग 4-5 दिन तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, 5 या 4 दिन तक। ठीक है, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, 4-5 दिन तक मेंसेस होंगे, डेट आएगी, पीरियड्स होंगे, राइट। उसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये जो फॉलिकल है ओवरी में ये डेवलप होंगे। ठीक है, यानी कि फॉलिकल क्या होंगे, मैच्योर होते चले जाएंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। और हार्मोन
LH जो है वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगेगा ऊपर और FSH थोड़ा-थोड़ा गिरने लगेगा, ठीक है? फिर आगे आते हैं, ये हो गया मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम। आगे जो टाइम आता है 5th डे से आगे जो टाइम आता है 14th डे तक या 15th डे तक, वो क्या आता है 14th डे तक, दैट इज़ फॉलिकुलर फेज़, जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीफेरेटिव फेज़। इसमें क्या होता है कि ये जो फॉलिकल है वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे, ठीक है? यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल आपने पढ़ा है, ठीक है? और फिर क्या हो जाएगा, एक मैच्योर फॉलिकल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स कि ये जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होके क्या बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है? तो कौन से डे तक होगा, 13 से 14th डे, ठीक है? एक आध दिन वेरी करता है फीमेल की बॉडी के अकॉर्डिंग, राइट? आगे देखते हैं। अब ये जो 15th डे होगा, 14 या 15th डे जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, एग रिलीज होगा, ये देख रहे हैं ना, ओव्यूलेशन, एग रिलीज होगा। और इसी टाइम पे क्या होगा, LH पीक पर है, FSH ये भी पीक पर है, लेकिन LH से थोड़ा कम है। वहीं पर जो ओवेरियन हार्मोन होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी हाई लेवल पे जाएंगे। सबसे ज्यादा कौन सा जाएगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन हाई लेवल पे जाएगा इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा नॉर्मल रहेगा, वो आगे चल के बढ़ेगा। तो ये क्या है, 15th डे की कहानी है। उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ हमें खुद को इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होता नहीं उस टाइम पे। थोड़ी बॉडी में कह सकते हैं हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस यानी कि एस्ट्रोजन हाई लेवल हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल होता है, LH बढ़ता है, FSH बढ़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है, ठीक है? फिर आगे जब हम चलते हैं 15 से आगे जब डे चलते हैं, तो उस टाइम पे देखो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ना, ये बनने लगी है वापस से, ताकि दोबारा मेंस्ट्रुएशन हो सके, ठीक है? ये लाइनिंग क्यों बनती है, ताकि ये अच्छी थिक लाइन हो जाए, और जब अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है? ये आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होता है, 15 से जब आगे का टाइम आता है, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो डेज होते हैं, इसमें एग तो निकल गया, दिस इज एग, मान लिया दिस इज एग, और ये जो पोर्शन बचता है ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है? कॉर्पस ल्यूटियम अच्छा होता है, ताकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अच्छे से क्या कर सके, रिलीज कर सके, और क्या नाम है, एक एग के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप कर सके, ठीक है? यानी कि उसको हार्मोन वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करके उसके डेवलपिंग में हेल्प कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं होता है एग, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है? तो ये आगे की साइकिल ये होती है। और उसके बाद अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये क्या होगी, वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्लड की फॉर्म में वेजाइना से बाहर आ जाएगी। यानी कि ये क्या हो गई, हमारी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई है यहाँ से, क्लियर? और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, यानी कि ये लाइनिंग थिक हो जाएगी और यहाँ पर ये एग को रिसीव कर लेगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, और क्या होगा, एक बेबी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कि पहले मेंस्ट्रुएशन से लेके अगले मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट तक क्या होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। वही सेम चीज इसमें थ्योरी में दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होगी, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट लीस्ट 3 to 5 days, 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, यानी पीरियड्स आते हैं, डेट आती है। उसके बाद the menstrual flow results due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina। अभी मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है, क्यों होता है, कि जब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये बनी है, लेकिन फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो ये क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये ब्लड वेसल्स जो हैं, ये दिख रही है ना, ये ब्लड वेसल्स, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी और ब्लड की फॉर्म में क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, क्योंकि क्या नहीं हुआ है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, राइट? अगर एग फर्टिलाइज होगा तो ये क्या होगा, ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, यानी डेट नहीं आएगी, ब्लड वेसल्स नहीं टूटेंगी, यूट्रस की जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो नहीं टूटेगी, क्योंकि ये खुद को तैयार करेगी फिर बेबी को, जाइगोट कहते हैं, जाइगोट जो होता है यानी कि फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने में, ठीक है, उसको बड़ा करने में, उसकी ग्रोथ में, राइट? आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, राइट? अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में ऐसा हो। कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन कई बार नहीं आते हैं, क्योंकि बॉडी वीक होती है, या स्ट्रेस की वजह से, या और भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से। लेकिन जो मेन रीज़न होता है, अगर बॉडी हेल्दी है तो मेंस्ट्रुएशन का मिस होना यानी कि क्या इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को, क्लियर?
यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आया है तो यानी यू आर प्रेग्नेंट, राइट। आगे देखते हैं। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. जो अभी मैंने बताया कि ये स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाते हैं या सही से नहीं आते हैं या नहीं आते हैं उस टाइम पर, ठीक है, टाइमली नहीं आते हैं। आगे देखते हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, यानी कि वही जो ऊपर अभी दिखाया था कि मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए तो फिर फॉलिकुलर फेज आता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ओवरी में ग्रो हो जाते हैं, किस में बन जाते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, राइट, यहाँ जो दिख रहा है, ठीक है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बन जाता है। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू पॉलिफरेशन, यानी कि एंडोमेट्रियम क्या करती है, खुद को रीजनरेट करती है, क्योंकि फॉलिकल बन रहा है, एग रिलीज होने वाला है, तो एग को अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए या उसको रिसीव करने के लिए, ताकि वो अच्छे से इम्प्लांटेशन हो सके यूट्रस में, उसके लिए ये ब्लड लाइनिंग क्या होगी, बनेगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, राइट। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormones. और ये सब changes जो होते हैं, ये changes किसकी वजह से होते हैं, पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, राइट। आगे क्या लिखा है, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, यानी कि LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं। और ये कब बढ़ते हैं, अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था, ये कब बढ़ते हैं, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। और क्या करते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल, यानी कि ये किस में हेल्प करते हैं, ताकि क्या हो, फॉलिकल्स अच्छे से डेवलप हो पाए, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल बने, सेकेंडरी फॉलिकल बने, देन ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल बने, देन ग्राफियन बने, और ग्राफियन से क्या रिलीज हो, एग रिलीज हो, राइट। आगे क्या लिखा है, बोथ LH एंड FSH, ये जो दोनों हार्मोन है, ये पीक पर होते हैं कब, मिडल ऑफ द साइकिल, यानी कि 14th डे पर, ठीक है, ये मैक्सिमम यानी पीक पर होते हैं अपने, इनका जो जितनी भी लिमिट है ये अपनी हाई लिमिट पर होते हैं, मिड यानी कि साइकिल के मिड में हाई लिमिट पर होते हैं। और जो LH बढ़ता है वो क्या इंड्यूस करता है, LH के बढ़ने की वजह से रप्चर होता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल, और क्या रिलीज होता है उससे, एग, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, राइट, यानी कि एग रिलीज हो चुका है ग्राफियन फॉलिकल से, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, ओव्यूलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, द ओव्यूलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज, जब ओव्यूलेशन होता है, इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, यानी ओव्यूलेशन फेज के बाद, ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या आता है, ल्यूटियल फेज आता है, जिसमें कि क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल, जो एग तो रिलीज हो गया लेकिन बचा हुआ पार्ट जो ग्राफियन फॉलिकल का, वो किस में बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, डायग्राम में भी दिखाया है कि ये देखो, इसमें ये जो क्या बन जाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, बचा हुआ फेज। अब एग तो फर्टिलाइज हो जाएगा, ये एग अपना रिलीज हो गया है अलग, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी अच्छे खासे अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जो ज़रूरी है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए, राइट। क्योंकि एंडोमेट्रियम का काम क्या है, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। तो एंडोमेट्रियम का काम क्या है कि ताकि जो एग है वो अच्छे से इम्प्लांट हो, जो जाइगोट बनेगा वो अच्छे से इम्प्लांट हो सके, कहाँ पर, यूट्रस में, ठीक है। और बहुत और भी अलग इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के, प्रोजेस्टेरोन के, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के टाइम पर सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, पीरियड्स नहीं आते हैं। और इस एब्सेंस को क्या समझा जाता है, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ, जब भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आते तो इसका मतलब क्या है कि एक लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है, वो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाएगा, वो डीजेनरेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से यूट्रस भी क्या हो जाएगा, यूट्राइन जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी, यानी कि उसकी ब्लड वेसल्स वगैरह टूटना शुरू हो जाएंगी, और ब्लड की फॉर्म में वो वेजाइना से बाहर आना शुरू हो जाएगी, जो 3 से 5 दिन चलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। और एक जिसको कहेंगे कि एक नई साइकिल स्टार्ट हो गई है। In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age. एक ह्यूमन फीमेल में जो
मेंस्ट्रुएशन है वो 50 साल की एज में सीज़ हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। उसके बाद उसमें कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, कोई भी एग रिलीज़ नहीं होगा और कह सकते हैं कि उसमें फर्टिलाइज़ेशन नहीं होगा, राइट? एंड इस प्रोसेस को जब स्टॉप हो जाता है परमानेंटली मेंस्ट्रुएशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? मेनोपॉज़, राइट? And the cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between the menarche and menopause. यानी कि जो menarche और menopause से के बीच का जो पीरियड होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से चलता रहता है, रिपीटेडली साइकिल चलती रहती है और ये नॉर्मल होता है ह्यूमन फीमेल में, राइट? ताकि एक नए जनरेशन वो ला सके इस धरती पे, राइट? ओके क्लास? हाँ जी, तो अब आगे जो फर्टिलाइज़ेशन एंड इम्प्लांटेशन है उसको हम बाद में देखेंगे। तो आज हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा। देखो एक चीज़ इसमें साइड में कॉलम में दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सैनिटेशन हो या हाइजीन हो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पुराने उसमें भी पढ़ा होगा कि हमें हेड वॉश नहीं करना चाहिए, मम्मी बोलती हैं सर नहीं धोना चाहिए या गरम-गरम पानी पीना चाहिए या कुछ ऐसा। वो इसलिए होता है ताकि वो ईज़ी फ्लो हो सके, ब्लॉटिंग ना हो ज़्यादा, राइट? तो वो भी गलत नहीं है, बस उसके पीछे साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। बहुत हाइजीन की ज़रूरत होती है इस टाइम पर, राइट? यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, यानी कि अगर आप होममेड पैड्स भी यूज़ करें तो दैट मस्ट बी वेरी, वेरी क्लीन, राइट? चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स फॉर आफ्टर 4 टू 5 आवर्स, 4-5 घंटे में वो चेंज भी करते रहना है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। पर 4-5 घंटे यानी कि 6 आवर से मैक्सिमम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 6 टू 7 आवर, राइट? डिस्पोज ऑफ यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपर्ली, रैपिंग इट विद यूज्ड पेपर, यानी कि जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसमें रैप करके उसको अच्छे से डिस्पोज भी करना होता है, ठीक है? ताकि एनवायरनमेंट गंदा ना हो कि मक्खियाँ उस पे बैठे एंड देन इधर-उधर, राइट? हाँ जी। डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन द ड्रेन पाइप और टॉयलेट्स इन द ओपन एरिया। ओपन एरिया में नहीं डालना है क्योंकि हाइजीन के खिलाफ है ये चीज़, राइट? क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह उस पे बैठेंगे फिर इधर-उधर घूमेंगे तो कहीं न कहीं बीमारियाँ लगने का वो होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है ताकि ड्रेन्स वगैरह में ना फँस जाए, उसको अच्छे से डिस्पोज़ करना है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स विद हैंड्स एंड विद सोप, ठीक है? वॉश हैंड विद सोप, यानी कि नैपकिन्स को थ्रो आउट करने के बाद आपको अपने हैंड भी अच्छे से वॉश करने हैं, यानी कि हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। क्लियर? ओके क्लास? सो थैंक यू सो मच।